सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा रहता है, मैं ये देखना चाहता हूँ। किस तरीके से कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से यूनिफॉर्म है, दिस इज वेरी फर्स्ट केस 1, when E is uniform and पार्टिकल जो एंटर कर रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों पैरेलल है। ओके, ये हमारा केस नंबर 1 है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट। अगर इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल क्यू पार्टिकल को मैं पैरेलली इंसर्ट करूं v वेलोसिटी से, तो इस पार्टिकल के साथ क्या क्या होगा, क्या कुछ कंडीशन होगी, ये सारा हमारा क्वेश्चन है। ओके, सपोज करो इनिशियल पार्टिकल की वेलोसिटी है u0, पोजीशन है x0 और समय है t इज इक्वल टू 0। यह है इनिशियल स्टेट्स। इनिशियल क्या है? इनिशियल का मतलब क्या होता है? जब समय आपका 0 हो, पोजीशन उस पार्टिकल की x0 है और वेलोसिटी उस पार्टिकल की u0 है। तो कह रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता है उसकी आप एक्सेलरेशन बताओ, उसकी आप वेलोसिटी बताओ, उसकी आप क्या कहते हैं पोजीशन बताओ। तो जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था, मैं थोड़ा सा फास्ट मूव करूंगा, तो उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स होगा Q इंटू ई। नाउ हम ये भी जानते हैं कि फोर्स आपका मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, से d² x/dt²। सपोज करो ये सारा सिस्टम जो है इधर आपका x एक्सिस। ओके, नाउ अगर इस चीज से हम d² x/dt² निकालते हैं तो आई गेट QE/m। मुझे क्या मिलता है? QE/m एंड दिस इज द एक्सेलरेशन। बेटा ये तो एक्सेलरेशन है आपको भाई, ये फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन का तो होता है। नाउ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कहा यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, इसका मतलब कि कंप्लीट एक्सेलरेशन ये आपकी क्या आ गई? कांस्टेंट आ गई। इसी क्वेश्चन में हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, उस समय आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ओके, नाउ अब हम और आगे मूव करते हैं। ये तो हमने एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन को पता किया। अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन हमारी होती है dv/dt। तो अगर मैं इसको रिलेट करूं QE/m, तो धीरे धीरे जैसे और अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो dv इज इक्वल टू QE/m इंटू dt। और अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं तो जब टाइम हमारा 0 है उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है? u0। और एट एनी टाइम सपोज करो उसकी वेलोसिटी है v, तो आप इसको सोल्व करोगे तो हमें पता लगेगा v माइनस u0 इज इक्वल टू, नाउ ये QE/m फिलहाल के लिए क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना रहेगी तो इसको कांस्टेंट मत मानना, देन वी सोल्व द इंटीग्रल। ओके, सो QE/m into t. So finally we get velocity is u0 plus QE/m into t. So this is the expression for the velocity of particle in uniform electric field. Okay, ऐसे ही थोड़ा हम आगे मूव करते हैं। अब अगर हमें वेलोसिटी पता लग गया तो एक्चुअल में हमें इस पार्टिकल का पोजीशन भी पता लग जाएगा। कैसे? बिकॉज हम जानते हैं कि वेलोसिटी हमारी क्या होती है? dx/dt। मतलब किस तरीके से पोजीशन समय के साथ चेंज कर रही है। मैं dx को ले रहा हूँ, मान लिया कि सारा सिस्टम आपका x एक्सिस की तरफ मूव करता है, तो यहाँ से हमें पता लगता है कि dx हमारा कितना हो गया? vdt। नाउ dx इज इक्वल टू v कितना आया था जी? u0 प्लस QE/m
इंटू टी और आपका इंटू डी टी। अगेन हम इस चीज को क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो हमें क्या मिलेगी, जब हमारा टाइम 0 था उस समय बताइएगा पोजीशन कितनी थी, एक्स नॉट। जब टाइम t होता है तो पोजीशन सपोज कर लो इसकी कितनी मिलती है, x। तो सोल्व करने के पश्चात हमें क्या मिला, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू नॉट टी प्लस क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर बाई। आप सोल्व करके देख सकते हो, हमने क्लास में डिस्कस भी किया। तो फाइनली वी गेट पोजीशन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू नॉट टी प्लस क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर बाई। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन। तो सिमिलरली हमने तीनों एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से निकाल लिया। हमने निकाल लिया कि किस तरीके से एक्सेलरेशन आएगी सिस्टम की, क्या उसकी वेलोसिटी रहेगी, क्या उसकी पोजीशन रहेगी। कब, जब एक चार्ज पार्टिकल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंसर्ट करते हैं। बताओ जी, ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी बताओ प्लीज। यस सर। ओके ओके ओके। सो अब मैं सेकंड केस को डिस्कस करने वाला हूँ, केस नंबर 2। आपने नोट कर लिया ये? यस सर। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, अब की बार मैं पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ही डाल रहा हूँ। पिछली बार भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला था, लेकिन अब की बार जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है इनिशियली, वो आपकी परपेंडिकुलर है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। जरा इस चीज को बहुत अच्छे से हम देखते हैं। तो सपोज करो मैंने एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से सजाई है। ये आपका नेगेटिव पोटेंशियल और इधर है आपका पॉजिटिव पोटेंशियल। तो अगर ऐसा पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप क्लियरली बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये होगी ना जी, पॉजिटिव से नेगेटिव। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इसमें चार्ज पार्टिकल को इंसर्ट किया आपने इस तरीके से। ये आपने क्यू चार्ज को, जो सपोज कर लो पॉजिटिव चार्ज है जिसका मास m है, ठीक है, उसको आपने कुछ वेलोसिटी देकर v देकर इंसर्ट कर दिया इसके अंदर। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और वेलोसिटी इस तरीके से, तो परपेंडिकुलर हो गया नहीं हो गया। अब आपको इस पूरे पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी बतानी है कि क्या ट्रेजेक्टरी ट्रेस करेगा। साथ में एक बहुत अच्छी बात बतानी है आपको, क्या कि अगर यहाँ पर सामने एक स्क्रीन रखी जो इस पोटेंशियल से स्मॉल l दूरी पर, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां लग रही है वो कौन सी दूरी है, कैपिटल L। तो आपको ये बताना है कि ये चार्ज पार्टिकल, अगर मैं इसको बिल्कुल ओरिजिन मान लूं, तो कितनी ऊपर जाकर टकराएगा। आपको ये y कैलकुलेट करके लाना कि स्क्रीन पर ये चार्ज पार्टिकल कहां पर जाकर टकराएगा। ये चीज आपको कैलकुलेट करके लेकर, तो लेट्स कैलकुलेट दिस। इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हम थ्योरी का यूज करेंगे, जो अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन है उनकी इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती तो ना आपकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती, और अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होती तो हम लॉज ऑफ मोशन यहाँ पर नहीं लगा पाते। तो हम लॉज ऑफ मोशन इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ओके, ये क्लियर करो। उसके बाद नाउ अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो पहली इक्वेशन आपको अच्छे से पता है कि v इज इक्वल टू u प्लस at आपकी इक्वेशन होती है, राइट। अब अगर इस इक्वेशन को मैं x एक्सिस और y एक्सिस पे अलग अलग लगाऊं, सपोज करो ये इधर है आपकी x एक्सिस और ऊपर की तरफ है आपकी y एक्सिस, तो इन दोनों एक्सिस पर लगाता हूं, x एक्सिस पर इक्वेशन क्या बनेगी जी, vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। अगर मैं y एक्सिस पर लगाऊं तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू t।
अब अच्छी बात यह है कि एक्चुअली फोर्स की दिशा क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और एक्सेलरेशन की क्या होगी, जो फोर्स की होती है। तो रियलिटी के अंदर आपकी एक्सेलरेशन की जो दिशा है वो आपकी वाई एक्सिस की तरफ है, राइट। बताओ ये बात सही है नहीं? इसका मतलब Yes, sir. ए एक्स आपका कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहां से हमें मिलता है कि वी एक्स इज इक्वल टू, आज यू एक्स कितना है बताओ, यू कितना है रे, अरे इनिशियल वैल्यू उसकी कितनी दे रखी है बेटा, वी, V आपका correct. ये आ गया। दिस इज अवर वेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी पहली इक्वेशन। सिमिलरली हम अगर बात करें क्या कहते हैं, अगर वी वाई की बात करें तो वी वाई कितना हो जाएगा, यू वाई है 0 प्लस एक्सेलरेशन सपोज करो ए है, ए इंटू टी, तो वी वाई हमारा हो जाएगा ए इंटू टी। मतलब वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से बहुत अच्छे से मिल सकती है अगर मैं चाहूँ तो। ओके, मैं सारी इक्वेशन लगा के बताता हूँ धीरे धीरे। अब मैं लगाता हूँ दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आपको शायद याद होगी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिमिलरली इस इक्वेशन को भी मैं 2 डायमेंशनल में तोड़ता हूँ। अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस इक्वेशन को तोड़ूं इसमें एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में बताइएगा मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। वाई एक्सिस में तोड़ू तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्लियर? अब बताइए मेरे को, यू एक्स है v, तो x इज इक्वल टू विथ डी आ गया मेरे पास, क्योंकि आपका ए एक्स कितना है 0, और y इज इक्वल टू आ गया, बताओ जी, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे x और y की इंफॉर्मेशन भी पता लग गया। बताओ बेटा यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? हाँ जी। Yes, sir. अब अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है बेटा, कि पार्टिकल किस मोशन को, किस पाथ को ट्रेस कर रहा है ना, पाथ ऑफ द पार्टिकल को अगर आपको ट्रेस करना है तो उसको हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं। तो अब जस्ट क्या कीजिएगा, एक इक्वेशन में टी की वैल्यू को निकालो और दूसरी इक्वेशन में कर दो, तो वी गेट y इज इक्वल टू हाफ ए, टी कितना है जी, x बाई वी का स्क्वायर। हमें y कितना मिला, हाफ ए एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो क्या ये इक्वेशन कुछ y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर टाइप की नहीं है? तो अगर ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर टाइप की है, इसका मतलब आपका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक। तो हमें पता लग गया कि किसी पार्टिकल को अगर मैं परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दूंगा तो उसका पाथ जो होगा वो पैराबोलिक होगा। अगर इसका पाथ मैं बहुत अच्छे से बना के दिखाऊं आपको तो कुछ ऐसा होगा। इस तरीके से आपका एक पैराबोलिक पाथ, दिस इज द पैराबोलिक। लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर तो इस पे कोई ऐसा कुछ लग नहीं रहा, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से स्ट्रेट निकलेगा, तो बिल्कुल स्ट्रेट आगे जाके स्क्रीन पर टकरा जाएगा, और स्क्रीन पर इस पॉइंट की हमें लोकेशन आपको बताना। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन, आपको ये बात समझ में आ गया। ये पाथ कैसा बनेगा यहाँ पर, Straight स्ट्रेट। line. अब देखिएगा पाथ कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां से यहां तक की लेंथ है आपकी कैपिटल एल, क्लियर, और यहां से यहां तक की लेंथ है स्मॉल एल। मुझे अगर ये y निकालना है पूरा, तो ये y एक्चुअली 2 चीजों से मिलकर बना, एक तो ये डिस्टेंस दैट इज द y1,
और एक ये डिस्टेंस दैट इज y2। तो y1 तो आपका एक्चुअली इसी डिस्टेंस के बराबर आ गया। तो ये y1 कैसे निकाला, हमारा पता लग गया हमें कि हमारा जो नेट y है वो किसके बराबर है, y1 प्लस y2। तो y1 कैसे कैलकुलेट करें और y2 कैसे कैलकुलेट करें, ये हमारे लिए क्वेश्चन बन गया। तो लेट्स कैलकुलेट दिस। क्या मैं ये नीचे का इरेज कर दूं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, इसको इरेज कर दूं क्या? यस सर। अब हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट y1। y1 एक्चुअली इस पैराबोला की y पोजीशन है जब x की वैल्यू कितनी हो चुकी है, l हो चुकी है। तो हमें पैराबोला की इक्वेशन पता है, y इज इक्वल टू हाफ ए एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। एक्चुअली y y1 के बराबर है कब, व्हेन x इज इक्वल टू कैपिटल L। तो अगर मैं इस y1 को कैलकुलेट करूं तो जस्ट आप पुट कर दो x की जगह कैपिटल L। बताओ बेटा ये चीज समझ में आएगी? हाँ जी प्लीज। बेटे पैराबोला की इक्वेशन है, पैराबोला के x की जगह कैपिटल L रख दिया, तो मुझे जो y की वैल्यू मिलेगी वही तो आपकी y1 है। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैलकुलेट y2। y2 को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो y2 ये डिस्टेंस। अब y2 एक शर्त पर निकल सकता है, अगर मुझे ये थीटा पता लग जाए। अगर मुझे ये थीटा पता लग जाए तो मैं इस y2 को कैलकुलेट कर सकता हूँ। थीटा कैसे पता लगेगा, किसी भी इस इक्वेशन के स्लोप से पता लगेगा, क्योंकि जब ये स्ट्रेट लाइन बना तो ऑलमोस्ट यहाँ से निकल के तो आया था ना, मतलब इस पैराबोला पाथ को जस्ट इसने छोटा था। तो सबसे पहले स्लोप निकालो। अब स्लोप क्या होता है जी, dy बाई dx। अब अगर y ये है तो dy बाई dx कितना होगा बताओ जल्दी से, ax बाई v स्क्वायर होगा, नहीं होगा? a बाई dy बाई dx कर रहे हो तो x स्क्वायर का कितना होगा, 2x। 2 से 2 कट गया तो शायद ax बाई v स्क्वायर इसका स्लोप आ गया। अब स्लोप को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, स्लोप होता है tan थीटा के बराबर, है ना। और इस ट्रायंगल के अंदर, इस वाली ट्रायंगल के अंदर अगर मैं tan थीटा की वैल्यू देखूं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर दैट इज y2 अपॉन बेस दैट इज स्मॉल l। तो y2 हमारा निकल के आ गया कितना बताओ। एक बात और बेटा, ये स्लोप हम कब देख रहे हैं, जब x की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर बताओ इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है बेटा, l। कितनी है, l। आप x की वैल्यू को यहाँ पर कितना पुट करोगे बेटा, l। तो y2 आया a स्मॉल l कैपिटल L बाई v स्क्वायर। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ y2। तो आपने y1 भी कैलकुलेट कर लिया और आपने y2 भी कैलकुलेट कर लिया। तो आपका जर्नल जो टोटल y है वो आ गया हाफ, कॉमन लो भाई कुछ, मैं कॉमन ले रहा हूँ a l बाई v स्क्वायर। तो आया l बाई 2 प्लस स्मॉल l इंटू प्लस स्मॉल, यह है मेरे ख्याल से। प्लीज देखिएगा आपको ये समझ में आया नहीं है और बताइए मुझे। हाँ जी बेटा बताओ प्लीज। यस सर यही है। आगे तो ये आपने पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पार्टिकल का मोशन देख लिया। जब आप उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको किसी एंगल पर पैरेलल डालते हो तो भी आपने कर लिया, और आप जब इसको परपेंडिकुलरली डालते हो तो भी आपने कर लिया। ठीक है, क्लियर बेटा। अब हम आगे चलते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन ऑफ charge particle in magnetic
फील्ड। देखना बेटा, अगेन कोई क्वेश्चन आ रहा है जो बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड के भाई पैरेलल डाल रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डाल रहे हो, कैसे आप डाल रहे हो? तो केस नंबर 1, चार्ज पार्टिकल enter in the direction perpendicular to field, perpendicular to the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली आपने क्या डाल दिया बेटा? बताओ जल्दी से। आपने चार्ज पार्टिकल को डाल दिया। अब देखिएगा बेटा, सपोज कर लो मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर की तरफ थी, ये डायरेक्शन है बेटा मैग्नेटिक फील्ड के। अंदर की तरफ है बेटा, और इसमें आपने एक चार्ज पार्टिकल को बेटा डाल दिया इस डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया बेटा, जल्दी बताओ? ये पार्टिकल परपेंडिकुलर हो गया ना बेटा। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सपोज कर लो ये मैं अगर एक्स डायरेक्शन बताऊं और ये मैं अगर वाई डालूं, सॉरी उल्टा करना पड़ेगा बेटा, अगर मैं इसको एक्स मान लूं और इसको वाई मान लूं, तो देखना बेटा एक्स क्रॉस वाई करना, जेड अंदर की तरफ जाएगा ना बेटा। हाँ जी, ये जेड। देखना अगर एक्स पे फिंगर्स को ले जाकर वाई की तरफ टिल्ट करो, देखो जेड अंदर जा रहा है क्या? Yes, sir. हाँ। अब आपने पार्टिकल सपोज करो, पार्टिकल आपने अलोंग द वाई एक्सिस डाल दिया, और मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रही है बेटा आपको बताओ जल्दी से? जेड में। तो बेटा ये परपेंडिकुलर हो गए ना एक दूसरे से, बताओ बेटा। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है क्यू वी क्रॉस पी। तो बेटा एक बात बताओ ना, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? वी कैप क्रॉस बेटा वी कैप। ठीक है। और वी कितना आ रहा है बेटा? वाई कैप क्रॉस जेड कैप। बेटा वाई क्रॉस जेड करोगे तो एक्स कैप आएगा ना? हाँ जी बेटा बताओ प्लीज। यस सर, यस सर। इसका मतलब पार्टिकल पर फोर्स किधर लगेगा बेटा? एक्स की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ऐसे लगेगा बेटा। अब फोर्स ऊपर लगेगा तो बेटा पार्टिकल थोड़ा सा टिल्ट करना स्टार्ट कर देगा, पार्टिकल इस तरीके से घुमाव में आ गया बेटा। अब अगर दोबारा बेटा इस घुमाव में अगर देखो इस वेलोसिटी की तरफ फिंगर्स को रखो, मैग्नेटिक फील्ड को नीचे करो बेटा, तो अगेन बेटा आपका फोर्स अंदर की तरफ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये बेटा इस चार्ज पार्टिकल को और घुमाएगा और अंदर फोर्स आएगा, तो क्या बेटा आपको ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता हुआ नजर नहीं आएगा? बता दो ना बेटा। Yes, sir. इसका मतलब किसी चार्ज पार्टिकल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंसर्ट करते हो तो क्या होता है बताओ जल्दी से? वो चार्ज पार्टिकल एक सर्कल में घूमने लगता है। बताओ बेटा ये बात सही है नहीं है? Yes, sir. अब हमें इस सर्कल का रेडियस भी निकालना है, ठीक है बेटा, ये और इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है कि किस फ्रीक्वेंसी के साथ बेटा ये इसमें चक्कर मारता है। तो सबसे पहले तो आप एक बात बताओ, जो फोर्स लगा बेटा इस पर Q, फिर बेटा V क्रॉस P, V क्रॉस P। अब बताओ बेटा Q V क्रॉस V क्रॉस B करोगे तो बेटा VB साइन, बताओ बेटा एंगल कितना है? 90 डिग्री बनेगा ना बेटा। तो जस्ट कितना आ गया? QVB। और बेटा एक बात बताओ, ये QVB जो फोर्स है बेटा ये क्या कर रहा है? ये हेल्प टू मूव दिस चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर डायरेक्शन। बेटा ये जो ये QVB है इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए हेल्प कर रहा है। बताओ कर रहा है नहीं कर रहा बेटा?
और जब भी कोई सर्कुलर मोशन में चीज मूव करती है तो एक फोर्स लगता है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो होता है mv²/r। इसका मतलब ये फोर्स जो है ये घूमने में हेल्प कर रहा है, मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। इसका मतलब दिस QVB इज इक्वल टू mv²/r। बेटा v से v कट गया तो जल्दी से बताओ मेरे बेटा, रेडियस आ गया mv/qb। कितना आ गया बेटा? mv/qb। बताओ बेटा, ये चीज याद हुई नहीं? हाँ जी प्लीज। अब बेटा एक बात और बता दो तो मेरे को, टाइम पीरियड कितना होगा बेटा? टाइम पीरियड कितना होगा ये घूमने का, बताना। टाइम पीरियड कैसे निकालते बेटा? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बेटा इस चार्ज पार्टिकल ने बताओ इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना है बेटा? 2πr। और बेटा नीचे बेटा वेलोसिटी, नीचे वेलोसिटी आगे नहीं आगी बेटा? अगर मैं r का फार्मूला पुट कर दूं बेटा तो 2πr कितना है? mv/qb into v। v से v कैंसिल बेटा, 2πm/qb। ये बेटा आपका टाइम पीरियड आ गया। वेरी गुड बेटा। अगर टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं ना बेटा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी निकल गई बेटा। बेटा एक बहुत अच्छी बात है, कोई पूछ ले आपसे, कोई पूछ ले बेटा कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अरे काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं जी, हाफ mv² होती है और v का एक्सप्रेशन बेटा हम यहाँ से जानते हैं ना, v किसके बराबर है बेटा? देखना v इज इक्वल टू कितना है? r/qb/m। तो कितना फार्मूला बन गया बेटा? हाफ m/r/qb/m का होल स्क्वायर, हाफ r² q² b² बाई मेरे बेटा m। तो ये आपका सारा का सारे टर्म्स बेटा निकल के आ गई। काइनेटिक एनर्जी आ गई, टाइम पीरियड आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, रेडियस आ गई। बताओ बेटा ये बात समझ में आई नहीं आई? हाँ जी बताओ प्लीज। यस सर। आगे ना बेटा, शाबाश बेटा। क्या मैं आगे मूव करूं अगर समझ में आ गया तो ये? यस सर। ओके शाबाश। अब बेटा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है बेटा कि आपको इलेक्ट्रॉन बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बेटा, ड्यूट्रॉन बेटा, अल्फा पार्टिकल और बेटा पॉजिट्रॉन। ठीक है? और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और पॉजिट्रॉन, इन सभी के रेडियस का रेशियो बताना है बेटा। ठीक है ना? ये आपका इलेक्ट्रॉन है मेरे बेटा, ये आपका प्रोटॉन है, ये ड्यूट्रॉन है बेटा, ये अल्फा पार्टिकल है और ये बेटा पॉजिट्रॉन। तो आपको इन सभी का रेडियस का रेशियो बताना है बेटा। तो जल्दी से बताओ बेटा सारी कहानी को एक बार बताओ बेटा। रेडियस का फार्मूला अभी अभी हमने क्या पढ़ा है बेटा? बताओ जल्दी से। हाँ जी बेटा, v बाई क्या बेटा? mv/qb सर। mv/qb। अब मतलब बेटा मुझे मास ऑफ q ये चाहिए। मैं मान रहा हूं कि इनिशियल वेलोसिटी सभी की सेम है और मैग्नेटिक फील्ड सभी की कांस्टेंट। एक मैग्नेटिक, सेम मैग्नेटिक फील्ड में सारे चार्ज पार्टिकल को मैं डाल। तो बेटा हमेशा के लिए कुछ बातें हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा, इस पे मेरे बेटा चार्ज कितना होता है बताना जल्दी से? -e। मास कितना होता है बेटा इलेक्ट्रॉन पर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? कितना बेटा? अब बेटा एक बार बताना, प्रोटॉन पर क्या होता है बेटा? चार्ज कितना होता है मेरे बेटा प्रोटॉन पे? +e। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बेटा? हाँ जी 1836 ले लो, 37 ले लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा? अगर हम बात करें ड्यूट्रॉन की बात करें
तो न्यूट्रॉन क्या होता है बताना बेटा, 1H2 है ना बेटा, यही होता है न्यूट्रॉन, बताओ ना बेटा। Yes, sir. Yes. हाँ तो बेटा इस पे चार्ज कितना होता है न्यूट्रॉन पे, चार्ज कितना होता है बेटा न्यूट्रॉन पे, अरे बेटा इसमें कितने प्रोटॉन, इसमें एक तो प्रोटॉन है एक मेरे ही है बेटा सर, प्लस ही है और सर। एक न्यूट्रॉन है बेटा, है ना। देखो ऊपर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम और नीचे होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो बेटा प्रोटॉन तो हो गया एक और आपका जो न्यूट्रॉन होगा वो भी एक, तो बेटा चार्ज कितना हो गया मेरे बेटा, प्लस ही। बेटा मास कितना हो गया बताओ ना बेटा, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, बेटा न्यूट्रॉन पे भी प्रोटॉन जितना मास होता है, तो क्या मैं ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन कह दूं, या बेटा 2 इंटू 1836 इंटू मेरे बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ बेटा न्यूट्रॉन के बारे में पता लग गया क्या। Yes, sir. बेटा अल्फा पार्टिकल कितना होता है, 2 हीलियम 4, मतलब बेटा प्रोटॉन कितने इसमें, दो तो प्रोटॉन और बेटा ऊपर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है, तो मतलब न्यूट्रॉन भी कितने बेटा, 2, तो बेटा इस पे चार्ज कितना होगा जल्दी से बताओ बेटा, प्लस 2 ही। Plus 2. बेटा मास कितना होगा जल्दी से बताओ, 4 टाइम मास 4 ऑफ times. प्रोटॉन, मतलब बेटा 4 टाइम 1836 गुणा बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ यही तो रहेगा अल्फा पार्टिकल, बताओ ना। Yes, sir. अब अगर बात करें बेटा पॉजिट्रॉन की, तो पॉजिट्रॉन पे बेटा चार्ज कैसा, प्लस ई है और बेटा मास कितना, प्लस, मतलब प्लस ही रहता है मास तो बेटा एम ई, इलेक्ट्रॉन जितना ही मास रहता है और चार्ज बेटा प्लस ही होता है। क्लियर, अरे समझ में आ गया क्या बेटा। Yes, sir. तो अगर मैं इनका रेशियो देखूं बेटा, तो इलेक्ट्रॉन पर देखना क्या बताया बेटा मैंने, इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम ई है ना बेटा, और प्रोटॉन का ई बाई 1836 एम ई, और बेटा जल्दी बताओ जल्दी जल्दी मेरे को प्लीज, न्यूट्रॉन का बेटा ई बाई 2 इंटू 1836 एम ई, और बताओ बेटा अल्फा 2 ई बाई 4 times of 4 इंटू 1836 एम ई, और बेटा ई बाई एम y ई and है ना, ई बाई एम ई सबका हट गया ना बेटा, देखो 2 दूनी 4 बेटा, और अब ये रेशियो निकाल दो बेटा, तो 1:1/1836 रेशियो बेटा 1/2 गुणा 1836 बेटा अपॉन 1/2 गुणा 1836 अपॉन बेटा 1, ये आपका रेशियो आ गया। चलिए बेटा इसको 1836 मतलब सबसे बड़ी चीज से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, वैसे निकाल दो, बताओ कर लोगे नहीं कर लोगे, है बेटा बताओ प्लीज। यस सर बेटा एक बात बताना छोटी सी, अगर इधर मैं एक पॉजिटिव प्लेट ले लूं और इधर बेटा मैं एक नेगेटिव प्लेट ले लूं और इधर से मैं चार्ज पार्टिकल को डालूं, बेटा एक बात बताओ, देखो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का बेटा देखो रेशियो सेम है ना, देखो ओनली साइन का फर्क है बेटा, देखो चार्ज इस पे माइनस ही है इस पे, तो बेटा क्या होगा पता है, इलेक्ट्रॉन तो बेटा इस प्लस वाली साइड चला जाएगा और बेटा जो आपका पॉजिट्रॉन है वो माइनस वाली साइड चला जाएगा, लेकिन बेटा इन रेडियस इन दोनों का ही क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। क्या मेरी बात समझे बेटा, जब भी कभी प्लस और माइनस की दो प्लेट दिखे बेटा, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो तो प्लस वाली साइड। हेलो, सो बेटा हमने ये पढ़ लिया कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन बेटा मैग्नेटिक फील्ड में हमने कैसे पढ़ा बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा। चलो अब हम थोड़ा सा और आगे की कहानी को स्टडी करते हैं बेटा, ध्यान से सुनने की कोशिश करना बेटा। अगर मैं इसी में बेटा मैं केस नंबर 2 की बात करता हूं कि जब चार्ज पार्टिकल को मैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड से किसी पर्टिकुलर एंगल पर डालूंगा, क्या चार्ज पार्टिकल मेकिंग एन एंगल
थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल बनाएगा मेरा बेटा किसके साथ है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। सपोज करो मैंने एक चार्ज पार्टिकल को थीटा एंगल से डाल दिया मेरे बेटा। ये सपोज करो इधर की साइड क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड थी। तो ध्यान से सुनो बेटा। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे बेटा। एक तो ये कंपोनेंट जो क्या है बेटा, v cos थीटा, जिसको हम पैरेलल कंपोनेंट भी कह सकते हैं मेरे बेटा। और एक ये कंपोनेंट जो क्या है, v sin थीटा, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी कह सकता हूँ। क्लियर? अब हमने अभी अभी एक बात पढ़ी कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है बेटा, जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर दे डालेंगे तो सर्कुलर पाथ करेगा। अभी अभी पढ़ी है हमने। लेकिन बेटा इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ एक और कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट। इसका मतलब बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण तो ये चार्ज पार्टिकल घूमेगा, और बेटा पैरेलल कंपोनेंट के कारण ये चार्ज पार्टिकल धीरे धीरे आगे जाएगा। घूमेगा, आगे जाएगा, घूमेगा, आगे जाएगा। इस टाइप से बेटा चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा। बेटा घूम किसके कारण रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण। और आगे किसके कारण जा रहा है बेटा, पैरेलल कंपोनेंट के कारण। पिछली बार सिर्फ और सिर्फ क्या था बेटा, पैरेलल कंपोनेंट था। अब की बात पैरेलल और आपका दोनों कंपोनेंट जो है वो साथ। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी बेटा प्लीज बताओ। यस सर। ठीक है। तो जब भी कभी बेटा, जब भी कभी चार्ज पार्टिकल जो है वो एक थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंटर करता है तो वो घूमता भी है और वो आगे भी चलता है। इस बात को बेटा हम कौन सा बात कह देते हैं बताओ ना, हेलिक्स। हेलिक्स पाथ कह देते हैं बेटा। क्या कह देते हैं कि हेलिक्स पाथ के अंदर बेटा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर? क्या आपको बेटा ये समझ में आ गया? बताओ ना प्लीज। यस सर। ओके ओके, सो ये चीज हमने पढ़ी। अब बेटा एक बात सुनो ध्यान से बेटा, जो ये हेलिक्स पाथ बन रहा है बेटा, इसका रेडियस कैसे निकलेगा? अरे भाई हमने रेडियस का फार्मूला अभी अभी पढ़ा है बेटा। रेडियस का फार्मूला हमने क्या पढ़ा, मास इनटू वेलोसिटी डिवाइड बाय, बेटा बताओगे क्या, q इनटू v। अरे बेटा यही तो फार्मूला आया था रेडियस का अभी अभी। यस सर। अब बेटा ये बताओ ये सर्कल कौन सी वेलोसिटी के कारण बन रहा है बेटा, पैरेलल कंपोनेंट की वजह से या परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से बेटा? ये हेलिकल पाथ का जो सर्कल बन रहा है किस कंपोनेंट की वजह से बन रहा है, v परपेंडिकुलर की वजह से या v पैरेलल की वजह से? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वजह से। तो बेटा यहाँ पर वेलोसिटी आएगी परपेंडिकुलर। तो ये आपका रेडियस का जो है फार्मूला बन गया कि मास इनटू v परपेंडिकुलर बाय 2। सिमिलरली बेटा अगर इसका टाइम निकालना हो, इसका हेलिक्स का जो बढ़ रहा है इसका टाइम निकालना हो बेटा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन में बेटा बताओ, अरे बताओ ना बेटा, वेलोसिटी क्यूबी। अब वेलोसिटी बताओ बेटा ये सर्कल किसकी वजह से बन रहा है बेटा? हाँ जी, परपेंडिकुलर की वजह से। तो बेटा यहाँ पर परपेंडिकुलर आएगा टाइम पीरियड के अंदर। बताओ बेटा ये समझ में आया नहीं? है जी बेटा। यस सर। अब एक छोटी सी टर्म आती है बेटा, पिच। पिच, पिच ऑफ हेलिक्स। ध्यान से सुनने की कोशिश करना मेरे बेटा। पिच का मतलब होता है कि दो आपकी हेलिकल शेप बन रही है, इन दो कंजक्टिव्स के बीच का डिस्टेंस। देखो बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the particle
in the direction of magnetic field in one revolution. बेटा ये जो पार्टिकल है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बेटा एक रिवोल्यूशन, मतलब देखो बेटा यहां से ये पूरा ये यहां गया तो ये एक रिवोल्यूशन बना ना बेटा पूरा कंप्लीट, तो उस रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको बेटा पिच कहते हैं। किस दिशा में बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, मतलब इस दिशा में। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन डायरेक्शन ऑफ, बेटा बताओ जल्दी से, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में बेटा कितना डिस्टेंस ये क्या कर रहा है आपका कवर कर रहा है। क्लियर बेटा? बताओ समझ में आया बेटा ये बात मेरी? हाँ जी बेटा मेरी आवाज तो आपके पास आ रही है ना तेज तेज अच्छे से? यस सर। ओके। अब बेटा एक बात बताओ ये डिस्टेंस कैसे निकाले? बेटा डिस्टेंस निकालना तो मुझे आता है बचपन से। बेटा डिस्टेंस तो होता है वेलोसिटी इनटू समय। बेटा एक रिवॉल्यूशन कितने समय में हो रहा है बेटा? t समय में। और वेलोसिटी बेटा इस डायरेक्शन में कितनी है बताओ ना? v पैरेलल या v परपेंडिकुलर बेटा? v पैरेलल इनटू बेटा t। अरे बेटा डिस्टेंस तो ऐसे ही तो निकलेगा, वेलोसिटी इनटू समय। तो वेलोसिटी क्या हो गई? v पैरेलल इनटू बेटा टाइम। तो कितना है ये बताओ? v पैरेलल इनटू 2 पाई r अपॉन v परपेंडिकुलर। ये आपने बेटा क्या निकाल लिया? पिच निकाल लिया। बताओ बेटा ये बात समझ में आई नहीं आई? हेलो हाँ जी मेरे बेटा। तो ये हमने सारा काम कर लिया, ठीक है बेटा? तो ये हमने सारा काम बहुत अच्छे से डिटेल के साथ कर लिया बेटा। जब एक चार्ज पार्टिकल को हम किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पर डालते हैं या किसी चार्ज पार्टिकल को बेटा किस पर डालते हैं बताओ ना? किसी एंगल पर डालते हैं। बेटा कोई ये कह दे आपको कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डालते हो, हाँ बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डालेंगे किसी चार्ज पार्टिकल को तो बता सकते हो उसमें कितना फोर्स लगेगा बेटा? है बेटा? केस 3, जब हम व्हेन चार्ज पार्टिकल enter in magnetic field such that पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है बेटा? पैरेलल। बताओ ना बेटा इस पे कितना फोर्स लगेगा? अरे फोर्स बताओ ना बेटा, फोर्स कितना होता है? मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B, Q V B साइन। बेटा पैरेलल में एंगल कितना बढ़ेगा? 180 है बेटा 180 या 0 डिग्री, है ना बेटा? पैरेलल का मतलब क्या होता है? इधर 0 तो साइन 0 कितना होता है बेटा? 0। मतलब नो मैग्नेटिक फोर्स, नो मैग्नेटिक फोर्स, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। मतलब बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर हमने चार्ज को डाल दिया तो बेटा वो सिंपल ऐसे ही निकल जाएगा बिना किसी फोर्स के। मतलब बाद में भी बेटा उसकी वेलोसिटी रिमेन कितनी रहेगी बेटा? v। अगर इनिशियली v है तो फाइनल भी v रहेगी बेटा, किसी प्रकार का कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं चार्ज पार्टिकल को पैरेलल ही डालता हूं तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। परपेंडिकुलर डालते हो तो सर्कुलर मोशन करता है। किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे डालता हूं तो वो हेलिकल पाथ का मोशन शो करता है। देखिए बेटा समझ में आया कि यहाँ तक? हाँ जी। अब एक कहानी बनती है बेटा इसमें एक और, कि अगर मैं चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डाल, टॉपिक क्या है बेटा? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल
इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लग रही है मेरे बेटा, दोनों यूनिफॉर्म है, उसके अंदर अगर चार्ज पार्टिकल डाल दिया तो उस पर कैसा फोर्स लगेगा। ध्यान से सुनने की कोशिश करो बेटा। नेट फोर्स कितना होगा मेरे बेटा, बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मेरे बेटा मैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो हमने पढ़ा था बेटा, क्या होता है, Q इंटू E। और बेटा मैग्नेटिक फील्ड की जगह से Q इंटू V क्रॉस V क्रॉस। तो बेटा इसको और अच्छे से मैं सुंदर रूप दूं तो क्या फोर्स का फार्मूला ये नहीं बनेगा बेटा, Q कॉमन ले लो, E प्लस V क्रॉस V। तो बेटा ये फोर्स लगेगा जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एक साथ डाल दूंगा। मतलब एक ऐसी फील्ड है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड भी लगी हुई है, और उसमें आपने चार्ज पार्टिकल को डाल दिया तो इतना फोर्स उस पर लगेगा। इस फोर्स को हम कहते हैं बेटा लोरेंट्ज फोर्स। लोरेंट्ज फोर्स, इस फोर्स को हम कहते हैं बेटा लोरेंट्ज फोर्स। क्लियर? थिंग्स आर क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एनर्जी के साथ बोला करो भाई। Yes, sir. हाँ, पिच बढ़ाओ, पिच है ना, पिच और फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओ, है ना। एक चीज बोलो यस सर, तो ये क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है ना, इस Yes, फ्रीक्वेंसी को sir. यस सर, यस सर, यस सर, ठीक, इस तरीके से। तो अब हम बेटा एक बहुत अच्छे से टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, सपोज करो कुछ ऐसी सी सिचुएशन है बेटा, ये आपकी सपोज करो बेटा इधर की तरफ, सपोज करो एक्स डायरेक्शन है बेटा, ये वाई है, तो बेटा एक्स क्रॉस वाई, बताओ बेटा जेड किधर बढ़ेगा, अरे ऊपर बढ़ेगा ना भाई, ये आपकी जेड डायरेक्शन, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर बेटा मैग्नेटिक फील्ड को तो लगा दिया इधर की साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा दिया इधर की साइड, तो आपको ये बताना है कि चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा, ठीक है बेटा, ये चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा। चलो करें क्या बेटा, हाँ जी बताओ बेटा। Yes, sir. तो लेट कौन सा कलर का पेन लूं भाई, ये लेट, लेट इनिशियली चार्ज इट एट रेस्ट। बेटा अगर चार्ज रेस्ट पर होगा तो मेरे बेटा ये बताओ उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, बताना बेटा। 0, sir. 0। क्यों बेटा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के फार्मूले में क्या आता है, क्यू वी क्रॉस बी, तो वी 0 है तो बेटा सारा चीज हो गया। इसका मतलब सिर्फ बेटा इस पर कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना मेरे बेटा, Q इंटू ई। Q into E. इसका मतलब बेटा चार्ज पार्टिकल का इनिशियली बेटा मेरे को बता सकते हो वो किधर मूव करेगा, बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है बताओ ना, जिस साइड आपकी क्या लगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगे, Yes, और sir. इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रही है बेटा, जेड डायरेक्शन में। मतलब वो जो चार्ज पार्टिकल है छोटा सा, वो बेटा इस दिशा में मूव करेगा, अरे करेगा ना बेटा। Yes, sir. चलो मूव कर गया। अब बेटे एक बात बताओ, चार्ज पार्टिकल मूव करते ही क्या उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगना स्टार्ट नहीं हो जाएगा। Yes, sir. V non-zero, sir. अब हम देखते हैं बेटा इस चीज को,
एक मिनट, जैसे ही चार्ज पार्टिकल मूव करने लगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब बेटा एक बात बताओ, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा उसकी दिशा क्या होगी बता सकते हो बेटा? क्यू। बेटा वेलोसिटी किधर है बताओ? जेड कैप। और बेटा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा किधर है बेटा? एक्स कैप। तो बताओ जेड कैप क्रॉस एक्स कैप बेटा वाई कैप नहीं आएगी क्या? हाँ जी बेटा, इसका मतलब पार्टिकल वाई दिशा में मूव करने लग जाएगा। तो बेटा रियलिटी में पार्टिकल का ये पाथ बने, ये पाथ, ये पाथ, ये पाथ, इस तरीके से बेटा पार्टिकल धीरे धीरे इस तरीके से जो है आपका पार्टिकल पाथ को शो करेगा, इस तरीके से। अब मेरे को कोई बच्चा ये बता दो बेटा कि ये जो पाथ बन रहा है ना, इस पाथ को क्या कहते हैं? कोई बच्चा बता सकता है क्या बेटा? तुक्का मार दो। बेटा इस पाथ को कहते हैं साइक्लोइड, साइक्लोइडल पाथ। इस पाथ को क्या कहते हैं बेटा? साइक्लोइडल पाथ। बेटा एक सिर्फ एक छोटी सी बात बता दो मेरे को, ये जो पाथ जो है बेटा ये किस प्लेन में बढ़ेगा? देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ तो आ नहीं रहा बेटा कुछ भी, भाई मैग्नेटिक फोर्स से तो परपेंडिकुलर है ना बेटा। देखो ना फोर्स जो है वो v क्रॉस b होता है, मतलब बेटा फोर्स की दिशा हमेशा v और b के परपेंडिकुलर होगी बेटा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर x एक्सिस में है तो बेटा उसके परपेंडिकुलर दो कोण बच गए बताओ ना, y और z। इसका मतलब बेटा ध्यान से सुनो, y z प्लेन में पार्टिकल मूव करेगा। इधर मूव करेगा बेटा बताओ जल्दी से, वाई जेड प्लेन। और बेटा इधर बताओ किस दिशा में? अलोंग वाई एक्सिस। तो बेटा इन फ्यूचर ध्यान से सुनने की कोशिश करो, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगी होगी तो बेटा एक बात तो पक्का, मैग्नेटिक फील्ड के तो होगा परपेंडिकुलर पहली बात, और बेटा किस दिशा में होगा पार्टिकल मूव करेगा बताओ ना। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी बेटा? जेड डायरेक्शन में, लेकिन पार्टिकल किधर मूव किया बेटा? वाई डायरेक्शन में। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से अलावा जो दिशा बच गई उस दिशा में पार्टिकल मूव करेगा। बताओ बेटा समझ में आई नहीं आई ये बात? हेलो प्लीज। यस सर। और बेटा आपको इतनी ज्यादा कैलकुलेशन पार्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता देता हूं। ये जो आपका साइक्लोइड बनेगा बेटा, इस साइक्लोइड की इक्वेशन क्या आएगी? y माइनस आर ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, where r is equal to e upon omega b, r is equal to e upon omega b। ठीक है बेटा? एक बात बताओ बेटा, हेलो बेटा एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर ऑफ साइक्लोइड क्या बनेगा बेटा बताओ ना जल्दी से। एक्स कंपोनेंट तो बेटा कभी भी चेंज नहीं हो रहा, अरे देखो ना वाई जेड प्लेन में मूव कर रहा है ना बेटा पार्टिकल, तो एक्स को हमेशा 0, वाई देखना बेटा आर ओमेगा टी, और जेड देखना बेटा आर। मतलब बेटा टाइम के साथ वो सेंट्रोइड आगे जाएगा, वो सर्कल आगे जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? बेटा सर्कल क्या होता है? सर्कल और सेंट्रोइड में एक फर्क है बस, सर्कल जो बनता है बेटा उस सर्कल की जो रेडियस सेंटर के कोऑर्डिनेट आते हैं बेटा एक्स वाई जेड, वो समय के साथ चेंज नहीं होते। लेकिन सेंट्रोइड का क्या मतलब है बेटा? कि एक सर्कल जैसा ही कुछ आगे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब बेटा इसका
सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो कहीं ना कहीं टाइम के बेटा क्या रहेंगे, फंक्शन रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा, टाइम के फंक्शन रहेंगे। बताओ बेटा ये बात समझ में आई कि नहीं आई प्लीज। यस सर। तो बेटा आज के बाद आप बहुत अच्छे से ये बता पाओ कि अब मेरे को एक काम करके दिखाओ। बताओ बेटा अगर एक पार्टिकल एक्स की तरफ तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है और बेटा वाई की तरफ सॉरी जेड की तरफ सपोज करो बेटा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल का मोशन किस प्लेन में होगा और बेटा उसकी इक्वेशन क्या होगी, बना के दिखाओ। शाबाश करो बेटा, मैंने क्या बताया है बताओ जल्दी से अभी। अरे पीछे वाला कैसे तो नहीं बना दिया मैंने ना। नहीं सर। हाँ बताना बेटा, ये बताना पार्टिकल का मोशन किस प्लेन में होगा बेटा। मैंने क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, राइट। यस सर। बेटा मैग्नेटिक फील्ड अगर जेड डायरेक्शन में है तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी है बेटा, एक्स और वाई। एक्स वाई। बहुत अच्छी बात है मतलब बेटा। और ये बताओ बेटा वो किधर मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो बच गई ये ना बेटा, वाई में मूव करेगा सर। यस सर। तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा बताओ, y और x में, तो y माइनस बेटा y का सेंटर मूव कर रहा है ना, r ओमेगा t का स्क्वायर प्लस बेटा प्लस x माइनस एक्स माइनस r का स्क्वायर इज होल इक्वल टू r स्क्वायर। और बेटा R r कितना, अरे r कितना बेटा बताओ ना, अरे r कितना, e बाई ओमेगा बी। ओमेगा। और बेटा कोई ये पूछ ले सेंट्रोइड के सेंटर कैसे मूव कर रहे हैं बेटा, तो x कंपोनेंट तो r, y कंपोनेंट r ओमेगा t और z कंपोनेंट कितना मेरे बेटा 0। बताओ बताओ बेटा कर लोगे क्या, सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई आपको। यस सर। ओके हाँ भाई क्या क्या कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे तो बच्चा। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, पता नहीं चला क्या करवा गए। कहाँ पर कहाँ तक पहुंच गए थे आप, सर साइक्लोसाइडल पाथ बताया था ना उसके बाद। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पहली चीज हम मैग्नेटोस्टेट में क्या पढ़ेंगे बेटा, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैलकुलेट करेंगे, एक इनफाइनाइट वायर के लिए, एक सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, एक साइक्लोइड के लिए, टोरॉइड के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। एंड सेकंड थिंग, हम जो ये मैग्नेटिक फील्ड हमने जो कैलकुलेट की है, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं किसी करंट कैरिंग वायर को रखता हूं तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, हम उस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स experienced by current carrying wire या moving charge in magnetic field, so मेनली बेटा इस यूनिट के अंदर हमें दो काम करना है। एक तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीखना है, दूसरा अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हो तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं किसी चार्ज को रखता हूं या उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं किसी करंट कैरिंग वायर को रखता हूं तो वो कितना फोर्स का एक्सपीरियंस करता है,
ये दो चीज मेन मुझे कैलकुलेट करनी है। क्या आपको इतने समझ में आ गया बेटा हमें करना क्या है? अब यस सर। ये सारा करने से पहले हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझनी पड़ेगी। हमें समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड रियलिटी में होती क्या है। हमें समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होती है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड है क्या? मैग्नेटिक फील्ड है क्या बेटा? फील्ड का मतलब रीजन। यह एक्चुअली एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड एक रीजन है, जिस रीजन के अंदर अगर मैं किसी करंट कैरिंग वायर को रख देता हूं या किसी मैग्नेट को रख देता हूं तो वो क्या करता है बेटा बताओ? मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। सबसे पहले मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि अगर एक वायर के अंदर सपोज करो करंट जीरो था, करंट है ही नहीं, तो उसने यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल रखी। सपोज करो एक मैग्नेटिक क्या है बेटा? नीडल। तो इस मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई, लेकिन अगर इस करंट इसमें से नॉन जीरो करंट है, मतलब करंट बह रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है बेटा ये डिफ्लेक्ट, क्या हुई? डिफ्लेक्ट हुई। इसका मतलब किसी करंट कैरिंग वायर के अराउंड क्या प्रोड्यूस होती है बेटा? एक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और उस फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो इट इज द रीजन अराउंड ए करंट कैरिंग wire such that if a current carrying wire या मूविंग चार्ज placed in this field, it experience a magnetic force। तो एक मैग्नेटिक फोर्स को जो है एक्सपीरियंस करता है। ऐसे रीजन को हम क्या कहेंगे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो ये एक रीजन है किसी करंट कैरिंग वायर के अराउंड कि अगर हम उसके अंदर कोई चार्ज रखते हैं, मूविंग चार्ज रखते हैं या वायर रखते हैं, तो वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। देखो अगर मैं रेस्ट पर चार्ज पार्टिकल रख दूंगा, मैंने पहले बताया था, अगर v जीरो है तो बेटा वेलोसिटी अगर जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो आएगा। तो मूविंग चार्ज को प्लेस करता है। करंट क्या होता है बेटा? मूविंग चार्ज को ही तो करंट कहते हैं। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? बेसिकली बेटा करंट कहते हैं। आपको बेटा ये चीज समझ में आई या नहीं आई प्लीज मुझे बताओ। हाँ जी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है पता लग गया बेटा? यस सर। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई, करंट। तो इस करंट के बारे में देखते हैं, ये करंट कितने प्रकार का होता है और ये करंट एक्चुअल में क्या होता है। क्योंकि वंस वी गेट दिस इंफॉर्मेशन, हमें बहुत अच्छे से ये चीजें कैलकुलेट करने में, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने में और मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करने में आसानी पड़ेगी। तो मेनली हम बात करते हैं करंट। करंट एक्चुअली है क्या, और करंट और इसके टाइप क्या है। तो करंट बेसिकली है क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called करंट। अब समझो, ये करंट एक्चुअली कई प्रकार का होता है, कई प्रकार का हो सकता है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट, मैं धीरे धीरे आपको चीजों को लेके आता हूं, जैसे कि करंट इन ए वायर।
इन ए वायर। इस चीज को एक्सप्लेन करो। सपोज करो हमारे पास एक वायर है और इस वायर की जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्बडा है। लैम्बडा इज द चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होता है बेटा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्बडा क्या है बेटा? लैम्बडा इज dq by dl, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और बेटा ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज डेंसिटी है, सपोज करो बेटा v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही है। v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है चार्ज। तो आप मुझे इसका करंट बताओ, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा? तो द करंट इज lambda into v. So the current is lambda into v. फर्स्ट चीज, एक वायर के अंदर अगर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है और वो चार्ज v वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, then the current is lambda into v. The very first important चीज। नाउ बेटा हमें पता है, अब आप ये कहोगे कि सर यहाँ तो करंट वेक्टर दिखा दिया आपने, लेकिन रियलिटी में आपको एक बात पता है बेटा कि करंट किधर फ्लो करेगा बेटा? इस v की दिशा में फ्लो करेगा। और v किधर फ्लो करेगा बेटा? चार्ज किधर फ्लो करेगा? जिधर आपकी वायर होगी। तो अगर मैं इसको v वेक्टर ना लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है चार्ज तो हमेशा किधर फ्लो करेगा? जिधर आपकी वायर होगी। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे बेटा? तो हम जर्नली इस v को वेक्टर नहीं लिखते, हम जर्नली I इंटू लैम्बडा इंटू v ही लिखते हैं। बिकॉज इन अ वायर करंट इज ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ वायर। डायरेक्शन ऑफ वायर की तरह फ्लो करता है, इसलिए जर्नली वी टेक इट स्केलर और टेंसर। हम इसको जर्नली क्या कहते हैं बेटा? स्केलर या फिर टेंसर। टेंसर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शन भी होती है, मतलब डायरेक्शन भी है करंट की, लेकिन नोट फॉलो वेक्टर लॉ, या कह दो फॉलो स्केलर एडिशन। जैसे कि एक वायर से 5 एम्पियर करंट आया, इधर से 2 एम्पियर करंट आया, तो बताओ बेटा इधर कितना करंट गया? 7 एम्पियर करंट गया। तो ये तो स्केलर एडिशन हो रहा है ना, 5 + 2, इधर कितना गया? 7 एम्पियर। क्या ये इस बात पर डिपेंड करा कि 2 एम्पियर और 5 एम्पियर के बीच में एंगल कितना है? नहीं किया, करंट स्केलर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, जिसकी डायरेक्शन हो, लेकिन वो स्केलर लॉ को फॉलो कर रहा है, उसको टेंसर कहते हैं। तो करंट टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन अगर कभी टेंसर ऑप्शन में ना हो, ऑप्शन हो स्केलर एंड वेक्टर, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी है स्केलर, क्योंकि डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्शन हमेशा जो वायर की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में करंट आपका फ्लो करेगा। तो करंट इन अ वायर, वी कैन राइट करंट इन अ वायर I = लैम्बडा इंटू v। इस तरीके से मैं एक वायर का करंट लिख सकता हूं अगर कभी मुझे वायर का लैम्बडा गिवन। बताओ बेटा, वेरी फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ जी बेटा बताओ ना। Yes, sir. Okay. Now the next thing is surface current. सरफेस करंट इंपॉर्टेंट चीज है, सरफेस करंट। अगर बेटा कोई आपके पास सरफेस है, सपोज करो ये कोई सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस में जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा है। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये सारा का सारा चार्ज बेटा इधर मूव करने लग रहा है v वेलोसिटी के साथ। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो k वेक्टर है वो लिखा जाएगा सिग्मा इंटू v वेक्टर। क्या लिखा जाएगा बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी k, बताओ बेटा, सिग्मा इंटू v। ये क्या है?
सरफेस करंट डेंसिटी, दिस इज द सरफेस करंट डेंसिटी। और मैं क्या लिख सकता हूं इसको बेटा, डी आई। अब करंट डेंसिटी कैसे होती है बेटा, डी आई अपॉन डी एल, और डीएल कौन सी बेटा, परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि बेटा सपोज करो वी वेलोसिटी इधर है ना, तो इसका लेंथ हम कौन से लेंगे बेटा, ये वाली परपेंडिकुलर लेंथ लेंगे बेटा, लेंथ हम ये लेंगे परपेंडिकुलर। वेलोसिटी इधर है और लेंथ हम ये लेंगे, तो मेनली के को हम सिग्मा इंटू वी से डिनोट कर सकते हैं, वेयर के इज कॉल्ड सरफेस करंट डेंसिटी, या हम इसको कह सकते हैं डी आई अपॉन डी एल परपेंडिकुलर। डी एल परपेंडिकुलर मतलब लेंथ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वी वेक्टर से क्या बेटा, परपेंडिकुलर डेंसिटी। तो यहां से अगर मैं करंट निकालना चाहूं बेटा, तो डी आई क्या हो गया, के इंटू डी एल परपेंडिकुलर, और करंट क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ के डी एल परपेंडिकुलर। तो करंट आपका इस तरीके से निकल के आ सकता है। तो अगर सरफेस पे चार्ज बिखरा पड़ा है, तो सरफेस पे जो चार्ज अगर बिखरा पड़ा है, तो मैंने अभी बताया किस तरीके से बेटा डिफाइन करेंगे, जल्दी बताओ बेटा। हाँ जी, K इज इक्वल टू सिग्मा इंटू बेटा V, where sigma is the surface charge density, and this K is equal to DI upon DL परपेंडिकुलर। तो यहाँ से DI क्या निकल सकता है बेटा, K इंटू DL परपेंडिकुलर, और अगर मैं I निकालना चाहूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ K DL परपेंडिकुलर। इस तरीके से मेरा करंट निकल के आ गया। बताओ बेटा, पहली चीज समझ में आ गई क्या, अच्छे से आगे मूव करो बेटा। ये हो गया सरफेस करंट, तो करंट इन वायर आ गया, सरफेस करंट समझ में आ गया। अब बेटा एक करंट और बच गया, वॉल्यूम करंट। वॉल्यूम करंट, सपोज करो एक वॉल्यूम के अंदर चार्ज भरा पड़ा है, और इस वॉल्यूम का रो डिफाइन है। रो मतलब क्या होता है बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और बेटा इसमें वॉल्यूम में चार्ज v वेलोसिटी के साथ ऐसे मूव कर रहा है, दिस इज द v वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन होती है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन होती है बेटा जे वेक्टर से। जे वेक्टर क्या है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, और वॉल्यूम करंट डेंसिटी कितनी आएगी बेटा, बताओ जल्दी से, चार्ज डेंसिटी इनटू वी। सो जे इज इक्वल टू रो इनटू वी, या बेटा कैसे, डी आई अपॉन डी ए परपेंडिकुलर। डी ए परपेंडिकुलर मतलब बेटा, ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, एरिया परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ऐसे है, ऐसे चार्ज निकल रहा है, तो ये परपेंडिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं। तो यहां से अगर मैं करंट निकालना चाहूं तो क्या करंट ऐसे निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन जे डी, आई निकल के आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया वॉल्यूम करंट, किस तरीके से निकाला जाता है। तो ये बेटा मैंने आपको चीजें सिखाई, मैंने आपको सिखाया कि वॉल्यूम करंट कैसे निकाला जाता है, सरफेस करंट क्या होता है, और एक लाइन करंट क्या होता है। लाइन मतलब एक वायर करंट क्या होता है। प्लीज बेटा एक बार इसको नोट करो, फिर मैं एक बार समरी देता हूँ मेरे बेटा, जल्दी करो शाबाश। हो गया बेटा, यस सर। सर अब देखिएगा,
इसका मतलब बेटा हम करंट को 3 रूप में समझे। बताओ बेटा, करंट अगर किसी वायर पे बह रहा हो, एक वायर है, लैम्डा इसकी क्या है बेटा, चार्ज डेंसिटी, और v वेलोसिटी के साथ बह रहा है, तो बताओ बेटा करंट कैसे डिफाइन करेंगे, बताओ बेटा, लैम्डा इंटू v। बताओ बेटा समझ में आया नहीं आई ये बात? आगे सर। अगर एक करंट किसी सरफेस पे बह रहा, तो सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कितनी होगी बेटा, सिग्मा, और ये सपोज करो v वेलोसिटी से बह रहा है, तो बेटा आप मुझे बताइए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी है, इससे डिनोट कर रहे हैं बेटा, उसको बताना जल्दी से, k से। तो k क्या होगा, सिग्मा इंटू v। और वैसे k क्या होता है बेटा, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन होगी बेटा, करंट पर यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आई कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन के dl परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर कौन सी बेटा, इस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर जो दिशा है वो देखिए, ये बात। और अगर आपका चार्ज किसी वॉल्यूम में बिखरा पड़ा है, रो है, और v वेलोसिटी के साथ वो चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसकी जो करंट डेंसिटी है, जिसको हम वॉल्यूम करंट डेंसिटी कहते हैं, जिसको हम J से डिनोट किया है, तो वो कितनी होगी बेटा, रो इंटू v। इसका मतलब क्या होता है, di अपॉन da परपेंडिकुलर। अगर यहां से मैं करंट निकालना चाहूं तो इंटीग्रेशन J da परपेंडिकुलर, तो ये मेरा करंट निकल के आएगा। तो यहां से मेरे को 3 करंट समझ में आए बेटा, जल्दी से बताओ कौन सा। इस करंट को हम कह रहे हैं लाइन करंट, ये मेरा बेटा सरफेस करंट, और ये मेरा बेटा वॉल्यूम करंट। अगर चार्ज लाइन पे बिखरा पड़ा है तो लाइन करंट, सरफेस पे बिखरा पड़ा है तो सरफेस करंट, वॉल्यूम में बिखरा पड़ा है तो वॉल्यूम करंट। बताओ बेटा ये चीज समझ में आई या नहीं आई, प्लीज बताओ। आज बेटा क्या पहली आगे, तो पहली चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्या सो मेरा मोटिव यही था बेटा कि मैं मैग्नेटिक स्टेट में आपको सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है मैंने थोड़ा ये बताया, फिर मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग कोई करंट कैरिंग वायर के अराउंड होती है। तो बेटा ये करंट कैरिंग वायर के अराउंड भी हो सकती है, ये किसी करंट कैरिंग सरफेस के अबाउट भी हो सकती है, ये किसी करंट कैरिंग वॉल्यूम के अबाउट भी हो सकती है, ऐसा भी मैं कह सकता हूं। तो करंट आपका लाइन चार्ज भी हो सकता है, लाइन करंट भी हो सकता है, सरफेस करंट भी हो सकता है, और वॉल्यूम करंट भी हो सकता है। तीनों का बहुत बड़ा योगदान है। अब इस पूरी यूनिट को मैंने 2 भागों में बताया, दिस इज ए पार्ट एंड दिस इज बी पार्ट। सबसे पहले मैं मान लूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है क्या फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो सबसे पहले तो मैं कैलकुलेट करूंगा कि जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसको कैलकुलेट करना सीखूंगा। उसके बाद बी पार्ट में मैं मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीखूंगा। ठीक है, तो पहले मैं फोर्स को कैलकुलेट करूंगा, देन मैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। तो ये 2 पार्टों में मैंने इस चैप्टर को बांटा। तो अब ए पार्ट से हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ए पार्ट क्या बेटा, बताओ जल्दी से, कि फील्ड पहले से सजी है, मुझे नहीं पता कैसे सजी है, फील्ड पहले से है। उस फील्ड के अंदर अब मैंने चार्ज को रख दिया, मैंने करंट कैरिंग वायर को रख दिया, मैंने किसी सरफेस चार्ज को रख दिया, मैंने किसी वॉल्यूम चार्ज को रख दिया, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा ये मुझे कैलकुलेट करके लेकर आना। दूसरे पार्ट में मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि करंट एक वायर में जाता है तो वो कितने फील्ड फैलाता है, करंट किसी सोलेनोइड में जाता है तो कितना करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, टोरॉइड में जाता है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सर्कल में जाता है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये मेरा सेकंड टास्क रहेगा।
तो पहला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल। तो नाउ लेट्स स्टडी। तो हमारा जो टॉपिक डाल लोगे आप अच्छे से, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स experienced by current element। और करंट एलिमेंट कैसा भी हो सकता है, वायर भी हो सकती है, सरफेस भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है। बाय करंट एलिमेंट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखना बेटा, लास्ट टॉपिक है 10-15 मिनट का, थोड़ा सा ध्यान से सुनने का कोशिश करो। बेटा सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है, बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर है अंदर, बताना बेटा। और सपोज करो ये एक वायर है, इस वायर में ये करंट बह रहा है आई। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके छोटे से एलिमेंट पर, डीएल एलिमेंट पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है बेटा, इस डीएल को क्या कहते हैं हम, करंट एलिमेंट कहते हैं। करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट का क्या मतलब होता है बेटा, स्मॉल एलिमेंट in the direction of current। करंट की दिशा में एक डीएल एलिमेंट लिया मैंने, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उस पूरी सरफेस को नहीं लिया मैंने, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, तो छोटे से एलिमेंट पर कितना फोर्स लगेगा, इस चीज को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। नाउ हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि dF इज इक्वल टू dQ V क्रॉस P। ये हम कैसे जानते हैं बेटा, मैंने बताया था आपको किसी कभी कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड B है और एक चार्ज की वेलोसिटी V, चार्ज की वेलोसिटी है Q चार्ज की, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कितना बेटा, Q V क्रॉस। ये मैग्नेटिक फोर्स लगता है किसी चार्ज पर जो v वेलोसिटी के साथ वेक्टर करता है। तो Q क्या होता है, v क्रॉस P। ये हम जर्नली एक्सप्रेशन को जानते हैं। अब मैंने क्या लिया, एक छोटे से एलिमेंट पर निकालना है, उस छोटे से एलिमेंट की जो लेंथ है वो मैंने ली dl, और इसमें जो करंट बह रहा है सपोज करो di, और इसमें जो चार्ज है सपोज करो dq। भाई छोटा सा एलिमेंट है, तो छोटे से एलिमेंट में जो करंट बह रहा होगा वो di है, जो चार्ज है वो dq है, लेंथ है वो dl है, और इसको करंट एलिमेंट कह रहे हैं क्योंकि ये एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि एक बार एलिमेंट पर फोर्स निकल के आ गया तो फिर टोटल फोर्स निकालने के लिए हम जस्ट उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो dF इज इक्वल टू dQ V क्रॉस B। अब आपको पता है करंट की डेफिनेशन क्या कहती है, DI बराबर, अगर इस वायर में चार्ज है लैम्डा, लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी। तो जनरली चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन होती है, dq by dl। चार्ज डेंसिटी जनरली कैसे डिफाइन होती है, dq by dl। तो फ्रॉम हियर we can calculate dq is equal to lambda into dl। तो अगर इस चीज को मैं यहां पर पुट करूं तो I get dF is equal to lambda dl V cross P। clear? Now dF is equal to dl। अब देखो बेटा ये जो लैम्डा है ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसको मैं अंदर ले जाता हूँ, तो लैम्डा
V क्रॉस, अच्छा अभी ले जाइए सर, अभी ले जाओ, एक मिनट, चेयर ले लो सर, बेटा एक मिनट वेट करो। ओके, सो मैंने बताया फोर्स क्या निकाला, डी क्यू वी क्रॉस बी, वेयर डी क्यू अगर हम देखना चाहें तो डी क्यू क्या लिख सकते हैं हम, लेमडा इंटू डीएल, क्योंकि लेमडा हमारा डी क्यू बाई डीएल होता है। अब मैं अगर लेमडा को अंदर ले जाऊं तो आप मेरे को बता सकते हो लेमडा इंटू वी क्या होता है बेटा, हाँ जी बताओ, लेमडा इंटू वी क्या रहेगा, आई बनेगा आई, तो डीएल डीएल आई क्रॉस बी, डीएल आई क्रॉस बी। और ये एक्चुअली एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, अभी आपने पढ़ा हो ए डॉट बी क्रॉस से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट सी क्रॉस से, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जनरली आपको बुक्स में ये मिलेगा आई, तो ये आई डी एल क्रॉस बी, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डी एफ। एंड फोर्स का अगर एक्सप्रेशन निकालना चाहूं तो मैं इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस, ये आपका हो गया फोर्स का एक्सप्रेशन। तो जनरली जो फोर्स का एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से दिया जाता है, कैसे, आई डी एल क्रॉस बी। क्लियर? अगर आपका एक वायर के अंदर करंट बह रहा हो, ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को हम थोड़ा और जनरलाइज करते हैं और जनरल बनाते हैं। देखो कैसे, दोबारा एक बार छोटा सा पार्ट देखिएगा, मैं इसको दोबारा लेके आता हूं। इसको जर्नल बनाएंगे हम। मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक वायर है, इस वायर की जो चार्ज डेंसिटी सपोज करो लैम्डा है, ठीक है ना, वायर के लिए निकाल रहा हूं, लैम्डा है, और हमें पता है लैम्डा होता है डी क्यू बाई डी एल, तो यहां से मैं डी क्यू कह सकता हूँ लैम्डा इंटू डी एल। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अभी एक छोटा सा एलिमेंट लिया था मैंने डीएल लेंथ का, ठीक है, जिस पर चार्ज क्या था, डी क्यू चार्ज था। अब हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या होता है, डी क्यू वी क्रॉस बी, क्योंकि अभी पढ़ा हमने क्यू वी क्रॉस बी एक चार्ज पर। अब इस चार्ज की जगह सपोज करो डी क्यू चार्ज है तो डी क्यू वी क्रॉस बी। अब डी क्यू हमारा कितना हो गया, लैम्डा डीएल वी क्रॉस बी। लैम्डा को अगर अंदर में लेके जाऊं तो लैम्डा वी क्रॉस बी, लैम्डा इंटू वी क्या हो गया आपका करंट, तो डीएल आई क्रॉस बी। नाउ ये एक प्रकार का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो मैंने बताया ए डॉट बी क्रॉस सी किसके बराबर होता है बेटा, बी डॉट सी क्रॉस ए, मतलब ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे में आपका एक्सप्रेशन क्या बना, डी एल आई ले लो बाहर, डी एल क्रॉस बी, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डी एफ। और अगर नेट फोर्स निकालना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस, दिस इज आवर नेट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग वायर। एक वायर है, उस वायर के एक एलिमेंट पर कितना फोर्स लगेगा वो निकाल लिया, और टोटल फोर्स निकालने के लिए उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। एक वायर में फोर्स निकालने का फार्मूला, जब भी कभी वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें फोर्स निकालने का फार्मूला हम ये इस्तेमाल करेंगे जब भी किसी वायर को रखेंगे। रिमेंबर दिस, ठीक है, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी वायर को रखूंगा तो सबसे पहले तो एक छोटे से एलिमेंट पर फोर्स निकालूंगा, एंड देन मैं उस चीज को इंटीग्रेट करूंगा। तो एलिमेंट पे एक वायर की वजह से फोर्स कितना निकलेगा, आई डी एल क्रॉस बी। बताओ बेटा, यहां तक समझ में आ गया आपको?
Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. सिमिलरली अगर मैं कभी किसी, ये तो वायर पर निकाला, किसी सरफेस करंट डेंसिटी, अगर अभी मैंने सरफेस करंट के बारे में बताया था आपको, एक सरफेस है जिसमें के करंट बह रहा है, तो अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, ठीक है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स निकालने का फार्मूला है K क्रॉस B डॉट DA, K क्रॉस B डॉट DA, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा अगर आप कभी एक सरफेस करंट की वजह से उसमें आप फोर्स निकालना चाहते हो। अगर कभी वॉल्यूम में बिखरा पड़ा है करंट, वॉल्यूम करंट है, वॉल्यूम करंट को जनरली हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो फोर्स कितना बढ़ेगा, J क्रॉस B डॉट D, J क्रॉस B डॉट D। अब dV एक्चुअली क्या है, एक आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, तो जनरली आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, J क्रॉस B dV को हम d टाउ भी लिख सकते हो। तो ये आपका एक एलिमेंट हमने लिया, एक बार हमने लेंथ एलिमेंट लिया, एक बार हमने आपका सरफेस एलिमेंट लिया, एक बार हमने वॉल्यूम एलिमेंट लिया, और तीनों केसेस के अंदर मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट किया। तो ये मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करना है। पूरी मैग्नेटोस्टेट में हमने दो ही चीज पढ़नी है। नंबर वन, हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एम्पिरिकल सर्किट लॉ और बायोट सर्किट लॉ। दूसरा, हम अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऑलरेडी है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या निकालेंगे, फोर्स को निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारी दो चीजें हम पढ़ेंगे। तो आप प्लीज इस चीज को एक बार नोट करें और फिर मुझे आगे बताएं। चलता हूं। किसी को डाउट हो तो बताओ। No, sir. समझ में आ गया बेटा? सर टाइम होने वाला है ये तो। हाँ, टाइम हो गया, टाइम। तो एक छोटा सा कंक्लूजन देखना बेटा, एक बताना आप बस, एक वायर है, ठीक है, जिसमें इस तरीके से आपका मान लो करंट बह रहा है I, और ये मैं मैग्नेटिक फील्ड B में रख देता हूं, तो इस करंट एलिमेंट DL पर कितना फोर्स लगेगा बता सकते हो? बताओ शाबाश, इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से। सर डी एफ आएगा सर, F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लगा दिया ना।